नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हमारा अध्ययन का विषय है हिंदी भाषा एवं संप्रेषण। आज का प्रकरण है भाषा संप्रेषण का स्वरूप। इस पाठ के जो सीखने के अपेक्षित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो ये है कि पाठ के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी संप्रेषण की अवधारणा एवं संप्रेषण के प्रत्यय का बोध कर सकेंगे, संप्रेषण के क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे, संप्रेषण के विविध स्वरूप क्या हैं उसको समझ सकेंगे, संप्रेषण में वक्ता एवं श्रोता की भूमिका समझ सकेंगे और संप्रेषण के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण भी कर सकेंगे। यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे संप्रेषण से। संप्रेषण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सभ्यता के आदिकाल से मानव नैसर्गिक रूप से अपने मनोभावों के विविध रूपों को अभिव्यक्त कर रहा है। ये अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकार हैं और अभिव्यक्ति के साधन भी विविध प्रकार के हैं। संप्रेषण मानव की सहज एवं नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को व्यक्ति से, समाज को समाज के साथ, देश को देश के साथ और देश को विदेश के साथ जोड़ने का कार्य करती है और साथ ही मानवीय संवेदनाओं को भी पोषित करती है और सिंचित भी करती है। क्योंकि अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो हम अपनी बात को अपने अंदर ही कहीं ना कहीं दबा कर रख लेंगे। इसलिए संप्रेषण हमारे मनोभावों को पोषित भी करता है और सिंचित करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा की संरचना साधन का कार्य करती है, क्योंकि बिना भाषा के संप्रेषण हो तो सकता है लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा और स्पष्टता के अभाव में हम अपनी बात को भी, जो हमारा वांछित उद्देश्य है, उसको हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। भाषा की आवश्यकता और विकास मानव की इसी अभिरुचि का परिणाम है। भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी भाषा संप्रेषण का प्रयोजन है। जो हमारे समाज में ज़रूरतें हैं, जो हमारी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य हैं, इसी प्रयोजन से ही तो हम संप्रेषण करते हैं। मानवीय आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए, साथ ही हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए भी संप्रेषण आवश्यक होता है। इसलिए मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं सामाजिक कार्य व्यापार हेतु भाषा संप्रेषण सबसे प्रमुख साधन के रूप में कार्य करती है। अब आज की बात करें तो आज के समय में संचार तकनीकी और प्रौद्योगिकी ये बहुत ही उन्नत है और आज का जो समय है वो किसका समय माना जा रहा है? संचार तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इसका समय माना जा रहा है। और जहाँ पर संप्रेषण के लिए हम परंपरागत तरीके से हटकर अधिनूतन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अकल्पनीय तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही हैं और संप्रेषण कैसा हो रहा है? समय और स्थान, इन दोनों की सीमाओं को समाप्त करते हुए। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो संप्रेषण के लिए हमारे पास अधिक समय चाहिए होता था। आज हमें त्वरित संप्रेषण करने की अनेकानेक तकनीकियां हैं और अनेकानेक संभावनाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस तकनीकी के कारण समय और स्थान की सीमाएं समाप्त प्राय हो गई हैं। इस क्रांतिक विकास के बाद भी संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा। बिना भाषा के हम अपनी बात कैसे कह पाएंगे? हम अपनी बात प्रेषित ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि संप्रेषण के प्रत्यय को समझें और विशेष रूप से भाषिक संप्रेषण को हम ज़्यादा अच्छे से समझ लें, जिससे कि हम अपना संप्रेषण कैसा बना सकें? प्रभावी। और हम इसको और विस्तार से समझते हैं। संप्रेषण मनोभावों, विचारों, सामाजिक कार्य व्यापारों को व्यक्त करने, उनको तुष्ट करने तथा उनको पूर्ण करने की पारस्परिक विनिमय प्रक्रिया है, जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है तो दूसरा पक्ष संदेश को ग्रहण करता है। संप्रेषण प्राणी मात्र की आवश्यकता है।
यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मानव ही संप्रेषण करता है, जो भी जीवित प्राणी है वो संप्रेषण करता है, ये उसकी आवश्यकता है। अब जबकि जो मनुष्य है वो क्या है, एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य का संप्रेषण उन्नत होने के साथ साथ जटिल भी होता है, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर उसका संप्रेषण होता है और उसका यह संप्रेषण देश काल की सीमाओं से परे जटिलतम विषयों के संपादन में समर्थ और सक्षम होता है। किसी भी बौद्धिक विषय में संप्रेषण मानव कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि संप्रेषण का स्वरूप क्या है। फ्रेडरिक विलियम्स ने 1984 में बताया कि संप्रेषण का अध्ययन 5 दृष्टियों से किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम संप्रेषण के स्वरूप को भी समझ सकते हैं। अब ये 5 दृष्टियां क्या हैं? प्रारंभ करते हैं प्रथम दृष्टि से। मनुष्य संप्रेषण व्यवस्था का प्रमुख अंग होता है। सभी को विदित है कि मानवीय संप्रेषण ही होता है। इनके कार्य व्यापार के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि मानवीय विचार विनिमय की व्यवस्था क्या है, अर्थात भाषा का स्वरूप क्या है। भाई मानव अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्त करता है? आपस में संदेश को संप्रेषित करके, अपनी बात को कहकर, और बात के लिए क्या आवश्यक है? भाषा। तो मानवीय विचार विनिमय की जो व्यवस्था है उससे हम भाषा के स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या और कैसे संप्रेषित किया जाता है, मानव क्या संप्रेषित कर रहा है और किस प्रकार से संप्रेषित कर रहा है। ये संप्रेषण जो है वो संबंधों के सृजन और उनके विस्तार में क्या भूमिका निभाता है, इसमें भाषा संप्रेषण की क्या भूमिका होती है, ये सारी बातें हम इस दृष्टिकोण से समझते हैं और इनका अध्ययन भाषा विज्ञान के विविध रूप के द्वारा किया जाता है। संप्रेषण के सामाजिक संदर्भों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। यह फ्रेडरिक द्वारा बताई गई एक दूसरी दृष्टि है। जैसे व्यक्तिगत संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होगा? जब हम स्वयं से बात कर रहे हैं तो ये चिंतन भी हो सकता है और व्यक्तिगत संप्रेषण वार्तालाप भी हो सकता है। जब चिंतन करते हैं तो भी हम अपने आप से बात करते हैं, और जब वार्तालाप करते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। समूह संगठन भी हो सकता है, वहाँ पर भी सामाजिक संदर्भ होते हैं और सार्वजनिक स्तर पर भी भाषा संप्रेषण होता है। फिर बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। संप्रेषण के प्रकारों में उसके प्रभाव क्या हैं, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे संप्रेषण से मानवीय समाज किस सीमा तक आनंदित हो रहा है, संप्रेषण से मानवीय व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। 2 बातें हैं। हम जब वार्तालाप करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन को अच्छा लगता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो संप्रेषण कर रहे हैं क्या वो हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है और उससे मानवीय व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, या हम किस प्रकार के मूल्यों को पोषित कर रहे हैं, या किस प्रकार के सामाजिक या राजनीतिक संदेश संप्रेषित कर रहे हैं। संप्रेषण की विषय वस्तु भी अध्ययन का केंद्र बिंदु हो सकती है, जिससे कि हम संप्रेषण के स्वरूप को समझ सकते हैं। संप्रेषण की विषय वस्तु, हम क्या कह रहे हैं, हमारे जो कहने के विषय हैं वो क्या हैं, इसके द्वारा हम संप्रेषण के स्वरूप को समझ सकते हैं। संप्रेषण के व्यवहार की जीवंतता को केंद्र में रखकर इसमें विमर्श किया जा सकता है। यहाँ व्यवहार की जीवंतता का मतलब है जैसे आमने सामने का संवाद, वो क्या होता है? जीवंत संवाद होता है। जबकि हम अगर रेडियो में प्रसारित संप्रेषण को देखें तो क्या है? एक पक्षी है, हम श्रोता है और रेडियो क्या है? वक्ता है। यहाँ पर एक पक्षीय संप्रेषण हो रहा है, तो ये जीवंत नहीं होता है। जब हम आमने सामने संवाद करते हैं तो वो जीवंत होता है। तो जब हम संप्रेषण के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो जीवंत व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बनाते हैं। संप्रेषण में भिन्नता का स्रोत, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता आदि के संदर्भ में इसे अवलोकित किया जा सकता है।
इस प्रकार जीवन में जैसी भाषा का उपयोग हम करते हैं उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार संप्रेषण के भी विभिन्न संदर्भ परिलक्षित होते हैं। यह भाषा एवं संप्रेषण की अभिन्नता या पूरकता को इंगित करता है। यह अभिन्नता इसलिए परिलक्षित होती है कि दोनों के स्वरूप में विशिष्टता है। भाषा और संप्रेषण में विशिष्टता है। भाषा लिपि, ध्वनि आदि बाह्य तत्वों से निर्मित एक व्यवस्था है और उसमें उन तत्वों का कार्य मात्र भाषिक तत्वों को प्रेषित करना है। और भाषा की व्यवस्था वो माध्यम होती है जो अर्थ को अपने में धारित करती है। भाषा द्वारा संप्रेषित अर्थ वो संदेश होते हैं जो वक्ता के माध्यम से श्रोता तक पहुंचाए जाते हैं। अब हम संप्रेषण को इस आरेख द्वारा समझ सकते हैं कि संप्रेषण में, आप इस आरेख में देखिए, वक्ता है, श्रोता है और एक माध्यम है और माध्यम के द्वारा संदेश श्रोता तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये क्या है? संप्रेषण की भाषिक प्रक्रिया। यहाँ पर किसी तकनीकी पक्ष को समाहित नहीं किया गया है। यहाँ पर एक सामान्य ढंग से बताने का प्रयास किया गया है कि संप्रेषण में कौन से तत्व होते हैं: वक्ता, श्रोता, माध्यम और संदेश, और इनके द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। वक्ता एवं श्रोता संदेश संप्रेषण हेतु संप्रेषण भाषा का प्रयोग करते हैं और संप्रेषण की यह प्रमुख विमाएं होती हैं जिनके 3 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है संप्रेषण एक भाषिक पक्ष है। भाषिक पक्ष के रूप में संप्रेषण का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा के माध्यम से विचारों का विनिमय होता है और यह विनिमय कैसे करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझते हैं, इस प्रकार के संदर्भ इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रभावी संप्रेषण वक्ता को लक्ष्य सिद्धि में सहयोग प्रदान करता है। फिर संप्रेषण एक भौतिक पक्ष होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी में संचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। संचार चैनलों के माध्यम से होता है। ये चैनल ही संप्रेषण का आधार होते हैं। यदि ये सुचारू रूप से कार्य न करें तो संदेश भी ठीक प्रकार से वांछित स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा। और इस विषय में देखा जाता है कि संचार माध्यम कितने सक्षम हैं और कितने प्रभावशाली हैं, इसके साथ ही किस सीमा तक कार्य सिद्धि हेतु उपयोगी हैं। दूसरी तरफ यह भी जानना आवश्यक है कि संचार हेतु कितने नवीन एवं आधुनिक तकनीकी से युक्त संचार माध्यम उपयोग में लाए जा रहे हैं। संप्रेषण एक सामाजिक पक्ष है। इस रूप में यह भाषा के अर्थ पक्ष के समान है। इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि संप्रेषण के माध्यम से क्या संदेश प्रेषित किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख यह होता है कि संदेश आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु किस प्रकार का संभाषण किया गया है। अभी एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे किसी को चाय चाहिए तो वो क्या है? ग्राहक। वो दुकानदार से पूछेगा। ग्राहक दुकानदार से पूछता है चाय है? तो दुकानदार क्या बोलेगा? हाँ है। तो ग्राहक का उत्तर क्या होगा? 1 दीजिए। तो यहाँ पर उद्देश्य ग्राहक का था कि चाय चाहिए, तो उसने संभाषण किया दुकानदार से और दुकानदार ने कहा हाँ है, तो उसने कहा कि 1 दीजिए। तो यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। इसे और समझेंगे किस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संभाषण किया जाता है। ये बात समझने की है कि जो हम आवश्यकताएं पूरी करते हैं ये हमारी अपनी विशेषता है और इसकी पूर्ति का जो साधन होता है वो भाषा होती है और भाषा को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं किसके माध्यम से? संप्रेषण के माध्यम से। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह संभाषण प्राणी मात्र की विशेषता है और रचना की दृष्टि से सरल एवं बोधग्राह्य है। जैसे आपने उदाहरण में समझा कि ग्राहक ने सीधे ढंग से कहा चाय है, ग्राहक दुकानदार ने कहा हाँ है।
तो मनुष्य का भाषा के माध्यम से यह संप्रेषण अभी तो सरल दिख रहा है, लेकिन क्योंकि जो मनुष्य है वो एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए उसका संप्रेषण क्षेत्र अधिक व्यापक है, जो इच्छाओं और उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के आधार पर ही संचालित होता है। अगर मनुष्य की इच्छाएं भौतिक आवश्यकताओं से ऊंचे उठ जाती हैं और वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती हैं, तो संप्रेषण भी उसी स्तर का पहुंच जाता है। इसी प्रकार से अगर मनुष्य की बौद्धिकता को देखो तो इतने आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हैं और राजनैतिक कार्य व्यापार हो रहे हैं, सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है। इन सब का आधार क्या है? भाषा और संप्रेषण। अनेकों बार भाषा के माध्यम से हम अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाते, और जो ये अपेक्षित व्यवहार नहीं होता है वो क्या होता है? हम अपने संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। किसके साथ? श्रोता के साथ। तो जो हमारा व्यवहार होता है भाषा के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, वो हमारे उसके साथ, किसके साथ? श्रोता के साथ संबंधों को भी प्रकट करने लगते हैं। अब जैसे हम किसी को डांटते हुए बोले चुप बैठो, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि हमारे संबंध ऐसे हैं कि यहाँ पर हम डांट सकते हैं। अब कोई आया है, हम उससे कहें आइए तशरीफ रखिए, इसका मतलब है कि हम आदर पूर्वक उससे बात कर रहे हैं, हम उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। जरा बैठ जाइए, यहाँ बैठो। देखिए कितना अंतर आ रहा है हमारे संप्रेषण में, और ये संप्रेषण हम अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके साथ? जिसके साथ हम ये संभाषण कर रहे हैं। तो हमारा स्वभाव भी हमारी भाषा से परिलक्षित होता है, और जिसका आधार क्या होता है? हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति। और संस्कृति मानवीय स्वभाव की विशेषता है, जिसे मानव सतत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, और इसे सांस्कृतिक संप्रेषण कहा जा सकता है। आगे विषय को विस्तार देते हुए, प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि वक्ता जो कुछ संप्रेषित करना चाहता है वह स्पष्ट हो, शिष्ट हो, विनम्र हो, इसके साथ शुद्ध हो, जिससे कि वांछित अर्थ में श्रोता तक उसकी बात पहुंच जाए, तथा श्रोता अर्थ के संदर्भ में दिग्भ्रमित ना हो, साथ ही उसकी समस्त शंकाओं और समस्याओं का भी निराकरण हो सके। अब यहाँ पर स्वरूप को समझने के बाद यह आवश्यक है कि हम ये जानें प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण हेतु कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनको ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जाना चाहिए। इन तत्वों को 7 C's के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन से हैं? और इनको पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि भाषा संप्रेषण में ये 7C क्यों आवश्यक हैं। तो आवश्यक तत्वों की ये सूची है। पहला है पूर्णता, फिर संक्षिप्तता, विचारणीयता, विशिष्टता, स्पष्टता, शिष्टता, शुद्धता। प्रारंभ करते हैं पूर्णता से। ये प्रथम तत्व है संप्रेषण का। संप्रेषण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा प्रश्नकर्ता द्वारा अर्थ भ्रांति की संभावना रहती है, और अपूर्ण अर्थ से गलत अर्थ भी प्रेषित हो जाता है और अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपूर्ण संदेश वक्ता एवं श्रोता के मध्य अवरोध भी उत्पन्न करता है। संप्रेषण में तथ्यों एवं विचारों का समावेशन होना आवश्यक है। पूर्ण संदेश जो होता है वो 6 प्रश्नों के उत्तर देता है। अगर इन 6 प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो इसका अभिप्राय ये है कि आपका संप्रेषण पूर्ण है, और इन 6 प्रश्नों के जो उत्तर प्राप्त होते हैं उससे संप्रेषण प्रभावी भी बनता है। इन्हें 5 W एवं 1 H, 5 W's and 1 H के नाम से जानते हैं। 5 W कौन से हैं? कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों
और एक एच कैसे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो ये आपके 5 डब्ल्यू हैं और एक एच है। अगर इनके उत्तर मिल जाएं तो ये मानना चाहिए कि संप्रेषण सही दिशा में जा रहा है। इसे ऐसे समझेंगे, अर्थात आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कहाँ भेजना है, उसको कैसे प्रसन्न रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए, क्या, कब, किसके लिए, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे प्रश्न आ गए। तो इन प्रश्नों का समाधान संप्रेषण द्वारा हो जाना चाहिए। कोई भी संप्रेषण तभी पूर्ण माना जाएगा जब उससे इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो। साथ साथ अगर हमें बात को अधिक स्पष्ट करना हो तो अलग से एक नोट लगाकर उसमें स्पष्टीकरण भी दे देना चाहिए। फिर बात करते हैं संक्षिप्तता की। संदेश सदैव संक्षिप्त एवं सारगर्भित होने चाहिए। लंबे एवं जटिल संदेश क्या होते हैं, उबाऊ होते हैं, नीरस होते हैं। इसके लिए हम शब्दों का जो चयन करें वो भी बहुत ही सतर्कता और सावधानी पूर्वक करें। अनावश्यक शब्दों के साथ भ्रमपूर्ण शब्दों से भी बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि संदेश श्रोता को भ्रमित करता है। फिर बात करते हैं विचारणीयता की। संप्रेषण के समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां हम संदेश प्रेषित कर रहे हैं उस जगह के मूल्य क्या हैं, उस व्यक्ति के मूल्य क्या हैं, संस्कार क्या हैं, और अगर किसी संस्था में हम संदेश प्रेषित कर रहे हैं तो संस्थागत उद्देश्य क्या है, संस्था के मूल्य क्या है, संस्था की दृष्टि क्या है, जिससे संदेश के अभीष्ट को संदेश भेजने वाला प्राप्त कर सके। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी संदेश कब विचारणीय होगा, जब उसकी भाषा नम्र एवं शिष्ट होगी। विशिष्टता। संप्रेषण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संदेश में अनावश्यक बातें ना हो, केवल आवश्यक, उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण सूचनाएं ही हो। अनिश्चित एवं विषय से हटकर, विषयेतर जिन्हें कहेंगे, सूचनाएं क्या करती हैं, भ्रम उत्पन्न करती हैं। इसलिए संदेश में सदैव सही तथ्य, सही समय और जो स्थिति है उसका सही विश्लेषण करते हुए उचित वर्णन किया जाना चाहिए। और अगर आंकड़े भेजने हैं तो भी सही आंकड़े प्रेषित किए जाएं। यह बात संप्रेषण को विशिष्ट बनाती है। स्पष्टता। संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए संदेश में स्पष्टता का समावेशन होना अत्यधिक आवश्यक है। प्रेषक को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उसके संदेश का उद्देश्य क्या है, तदनुसार विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, जिससे वांछित प्रयोजन की सिद्धि हो सके। प्रायः जटिल एवं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करें और जितना संभव हो सके सरल और सहज भाषा का प्रयोग संप्रेषण में किया जाना चाहिए। सरल वाक्य विषय को ग्राह्य बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, इसलिए संदेश में जटिल वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। शिष्टता। भाषिक व्यवहार सदैव शिष्टता का अनुपालन उद्देश्य की प्राप्ति को सहज बनाता है। शिष्टता में नम्रता अंतर्भूत होती है जो संदेश को प्रभावशाली और विचारणीय बनाती है। व्यावसायिक संदेश की भाषा भी जितनी संभव हो सके उतनी शिष्ट रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो संदेश है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संदेश में सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। अब ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें जातिगत, लिंगगत या वर्गगत किसी भी आधार पर विभेद ना किया जाए। कोई भी विभेद संप्रेषण में वर्जित होता है। और यह भी ध्यान रखें कि किसी भी ऐसी भाषा या ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना करें जिससे किसी का भी दिल दुखे। और कई बार ऐसा होता है कि स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें कठोर संदेश भेजना पड़ता है। तो अपरिहार्य स्थिति में अगर कठोर संदेश भेजना अनिवार्य हो तो ऐसी स्थिति में शब्दों का चयन बहुत ही सतर्कता से किया जाना चाहिए।
जिससे ऐसा होगा कि जिसे आप कठोर संदेश भेज रहे हैं वो बात को भी समझ जाएगा और उसको किसी भी अपमान का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। शुद्धता, भाषा की शुद्धता से संप्रेषण प्रभावी बनता है। भाषा शुद्धता के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी स्तर पर भाषा के मानक रूप का उल्लंघन न किया जाए। संदेश दिन, दिनांक, आंकड़े, यथास्थिति सभी का शुद्ध रूप से संप्रेषण किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी संदेश प्रेषित न किया जाए जो अप्रामाणिक हो या अविश्वसनीय हो। कल्पनापूर्ण आंकड़े भेजने से सदैव बचना चाहिए। तो यहाँ पर 7C को एक एक करके समझा गया। अब स्पष्ट हो जाता है कि 7C की जानकारी संप्रेषक को एक उत्तम प्रेषक बनाने में कितनी सहायता करती है। कुछ विद्वान हैं जो 7C के साथ 4सा का होना भी अनिवार्य मानते हैं। तो हम यहाँ पर यह भी जान लें कि ये 4सा कौन से हैं। तो ये 4सा हैं संक्षिप्तता, सरलता, सशक्तता और सद्भाव। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4सा 7C के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद, इसका अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के मध्य किसी भी प्रकार का अंतराल न रहे। जो भी बात कही जाए वो स्पष्ट, बोधग्राह्य और सरल होनी चाहिए। संप्रेषण की समस्त बाधाओं को प्रयास एवं अभ्यास से दूर किया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में संप्रेषण के स्वरूप पर विशद प्रकाश डाला गया। वक्ता एवं श्रोता के मध्य संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया। भाषा संप्रेषण में संदेश के वांछित उद्देश्य की पूर्ति की किस प्रकार की जा सकती है यह भी बताया गया, और यह भी बताया गया कि यदि उसमें 7C का समावेशन कर दिया जाए तो भाषा कितनी सरल, सुबोध, ग्राह्य हो जाएगी। इस प्रकार से यह पाठ यही समाप्त हो रहा है और अगले पाठ में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संप्रेषण के विभिन्न चरणों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।